हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को झारखंडी जोहार और इसके साथ ही स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जेस ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 जेपीएससी का जो मेंस का पेपर है 18 से लेकर के 20 जुलाई के बीच होने वाला है। ठीक है, तो इस कड़ी में बहुत सारे बच्चों का एक डाउट है कि सर पेपर 4 का जो पब एड का जो पार्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लोक प्रशासन का, तो सर उसमें हमें दिक्कतें आ रही हैं। क्या दिक्कतें आ रही है भाई? उसमें दिक्कतें आ रही हैं कि सर हमें किस किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, और क्या संभावित टॉपिक हैं जिसे हमें पढ़ के जाना है, क्योंकि सर हमारे पास समय कम है, इसलिए हमें पढ़ाई करनी है वैसे क्वेश्चनों को, वैसे टॉपिक्स को जिसके आने की संभावना 100% है एग्जामिनेशन में। तो मैं आप सबों के समक्ष 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया हूँ पबएड का। आपको क्वेश्चन देखना है, साथ साथ आपको यह भी समझना है कि थीम क्या है, थीम को पकड़ना है। और 10 इंपॉर्टेंट थीम है जिससे क्वेश्चन आएगी ही आएगी, 100% प्रोबेबिलिटी है इसके आने की। चलिए देखते हैं क्या क्या थीम है, क्या क्या क्वेश्चन हैं 10 इंपॉर्टेंट। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, खत्म करते हैं इसको, पबएड को, आपका डर खत्म करते हैं पूरा अंदर से। पहला क्वेश्चन है कि गुड गवर्नेंस इज कंसिडर्ड एज ए फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन वेलफेयर, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सुशासन को सतत विकास और मानव कल्याण के लिए एक आधार के रूप में माना जाता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट आपका थीम है? गुड गवर्नेंस, सुशासन। अब सुशासन के अंतर्गत ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आ जाता है, ह्यूमन वेलफेयर भी आ जाता है, हमारा डीपीएसपी भी आ जाता है, जो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो पूरा सब कुछ आ जाता है। पब्लिक सेंट्रिक, सिटीजन सेंट्रिक जो गवर्नेंस है वो भी आ जाता है। तो गुड गवर्नेंस एक मेजर थीम है, इस पे क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो आप गुड गवर्नेंस को कवर कर लीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से। इसके बाद एक राइट टू एजुकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि टू व्हाट एक्सटेंट हैज द राइट टू एजुकेशन एक्ट सक्सीडेड इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, शिक्षा का अधिकार अधिनियम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल हो पाया है। तो राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट और थीम है गवर्नेंस में, सरकार के लिए, प्रशासन के लिए एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और राइट टू एजुकेशन एक ऐसा उभरता हुआ टॉपिक है जो हमेशा कंटेम्प्रेरी होता है, हमेशा रेलिवेंस में रहता है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है वो देख लेंगे हम लोग अच्छे से, एक थीम, ब्रॉडर थीम के अंतर्गत। राइट टू एजुकेशन लाने का कारण क्या था, और राइट टू एजुकेशन आया है तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, और क्या क्या आगे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और क्या क्या समाधान हो सकते हैं। तो ये ब्रॉडर थीम के अंतर्गत आपको लिख के चलना है, ठीक है। और उसके बाद एक बहुत ही अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकपाल। गवर्नेंस में, पब एड में लोकपाल को देखते हैं, लोकपाल और लोकायुक्त। तो डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ लोकपाल, व्हाट आर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ लोकपाल इन झारखंड। ठीक है, बोलता है लोकपाल के गठन एवं कार्यों का वर्णन करें, झारखंड में लोकपाल का सफल होने के क्या कारण है। तो लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में एक ब्रॉडर थीम है, इसके बारे में अच्छे से आप डिटेल्ड रूप से आप नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट थीम है डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो क्या बोल रहा है? क्रिटिकली एग्जामिन द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड द रोल ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेजर और ब्रॉडर थीम क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आने के पीछे रीजन क्या है, और रोल क्या है एनडीएमए का, क्या क्या चैलेंजेज है, क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, एक ब्रॉडर थीम के अंतर्गत ये आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थीम है या टॉपिक है वो है ब्यूरोक्रेसी। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन विदाउट डिमिनिशिंग द रोल ऑफ पार्लियामेंट, डिस्कस। संसद की भूमिका कम किए बिना लोक नीति निर्माण में लोकतांत्रिक की क्या भूमिका है, चर्चा कीजिए। तो ब्यूरोक्रेसी का रोल क्या है पूरा सिस्टम में, एक सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में। तो एक गुड ब्यूरोक्रेसी एक ब्रॉडर थीम हो गया, उसके अंतर्गत उसका रोल देख लेना है, पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशन में किस प्रकार वो अपना भूमिका अदा करता है, और पार्लियामेंट के साथ सहयोग की भावना के साथ काम करना, इसका एक प्रावधान होना चाहिए, ना कि इसके विरोध में।
तो एक ब्रॉडर थीम है ब्यूरोक्रेसी, इसको देख लेना है, ठीक है। मेरिट डिमेरिट सारा कुछ देख लेना है ब्यूरोक्रेसी का। फिर बोलता है कि हाउ डज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन झारखंड फंक्शन, इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। झारखंड के जिला प्रशासन में कैसे कार्य करता है, क्या जिला कलेक्टर सरकार का भी करता है। तो यहाँ एक ब्रॉडर थीम क्या है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसका फंक्शनिंग किस तरह है, उसका स्ट्रक्चरिंग किस तरह है, उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का क्या रोल है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल किस प्रकार चेंज हुआ है प्रीवियस मतलब 50 साल में 75 साल में पिछले। तो उसको 2-3 फेज में बांट करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रोल को भी आप दिखा सकते हैं। वर्तमान समय में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का क्या क्या रोल है, एक तो पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशन में, एक सिटीजन के लिए, एक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, शिक्षा के लिए, अदर चीज़ों में क्या क्या रोल, सोसाइटी में क्या क्या रोल है कलेक्टर का, वो सब चीज़ों को देखेंगे ब्रॉडर थीम के अंतर्गत, ठीक है। और यदि आपसे बोला जाए कि जो क्वेश्चन आना ही आना है, आपको करके ही जाना है, वो है कि आपका लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सप्लेन इन डिटेल द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के अर्थ, उद्देश्य और महत्व को विस्तार से बताएं। तो पब एड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है और बहुत ब्रॉडर थीम है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, हमेशा आ सकता है, आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। जिसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस को लेकर के आप बात करेंगे, अब नोट्स बनाते हैं तो। उसके बाद पिछले साल भी आया था पीएम के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है एक बहुत बड़ी संस्था है, एक ब्रॉडर थीम है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री की क्या क्या भूमिकाएं रही हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस 2-3 फेज में, 2000 के पहले कैसा प्रधानमंत्री का रोल था, 2000 के बाद कैसा हो गया, और 2014 के बाद क्या प्रधानमंत्री का रोल रहा है, और वर्तमान समय में कैसी कैसी भूमिकाएं निभा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये चीज़ों को लेकर के आपको करना है। तो क्या है, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑटोक्रेटिक, डिस्कस इट्स रोल इन द पोस्ट ग्लोबलाइजेशन एरा। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय निरंकुश होता है, वैश्वीकरण के बाद के वर्षों में इसकी भूमिका का उल्लेख करें। तो इसको ग्लोबलाइजेशन से जोड़ करके आप दिखाइएगा प्रधानमंत्री के कार्यों को। उसके बाद जो हमेशा आने की संभावना रहती है वो है कि क्रिटिकली एग्जामिन द कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ यूपीएससी या जेपीएससी या स्टेट पीसीएस। तो यूपीएससी का कंपोजिशन, फंक्शनिंग, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या कमेटी के क्या क्या सुझाव हैं, वो सारी चीज़ों को आर्टिकल क्या क्या मेंशन है वो कर करके आप एक ब्रॉडर थीम के अंदर यूपीएससी या जेपीएससी या स्टेट पीसीएस को लेकर के अपने क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि पूछा जाए कि जो क्वेश्चन मतलब 100% छपना है एग्जामिनेशन, वो है ह्यूमन राइट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज द सिचुएशन रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स वायोलेशन इन वेरियस कॉन्फ्लिक्ट रिडन रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, क्लेरिफाई द स्टेटस ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। देखो अभी क्या है कि बहुत सारे देशों में युद्ध चल रही है, रसिया यूक्रेन चल रहा था पहले, अभी देखो ईरान और इजराइल वगैरह का जो चल रहा है, अमेरिका का जो चल रहा है युद्ध, तो रसिया का युद्ध चल रहा है, तो उसके बीच नगोर्नो काराबाग का जो क्षेत्र है आर्मेनिया अजरबैजान के बीच, तो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स हैं। साउथ अफ्रीका में भी, या अफ्रीका का जो रीजन है, सूडान, इरिट्रिया, इथोपिया, दारफुर रीजन, ये समय जो कॉन्फ्लिक्ट रीजन पूरा बना हुआ है। तो इसके चलते क्या क्या ह्यूमन राइट्स के मुद्दे उभर करके आ रहे हैं, और क्या उल्लंघन की स्थितियां हैं ह्यूमन राइट्स की, और क्या होनी चाहिए, और क्या ह्यूमन राइट्स वास्तविकता में अपने कार्य कर पा रहा है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, और इंडिया में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का संगठन किस प्रकार है, उसका स्ट्रक्चरिंग, उसका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार है, उसकी स्थिति, उसका स्टेटस बतलाना है, ठीक है। तो ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, और मैं आशा करता हूँ कि यदि पब के 10 मुख्य थीम जो ब्रॉडर थीम है और उसके भीतर जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका प्रिपेयर कर लेते हैं, तो पब आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है, आपका पब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं तो पब में पढ़ने की आवश्यकता है ना डिमांड है। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से पूरा बेनिफिट मिला होगा, पब के बारे में स्पष्ट जानकारी मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।